बताइए सर, सुबोध जी। सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं तो मोनू जी सुबह आप से बता बिजी दीजिए, हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो पहले ही बोला था टाइम नहीं लगा मेरा। कोई नहीं, फिर मिहिर मिहिर भाई आएगा। पढ़ा था, वो चला गया। आएगा आएगा, उसका मैसेज आया है पर्सनली कि अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कोई काम निकल गया होगा। नेटवर्क इशू, अब दोबारा लिख रहा है कि नेटवर्क इशू, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब, नेटवर्क की इशू। हाँ, जब तक ये काम करते हैं फिर या तो पॉलिटी पढ़ लें हम लोग, पॉलिटी का कर लेता है 3rd चैप्टर। ठीक है, तो पॉलिटी कर लेते हैं। देखिए 3rd चैप्टर है हमारा संविधान की प्रमुख विशेषता। मैंने जो ये सर इनकी लिखा, पीडीएफ भी भेज देना ग्रुप में। ग्रुप में डाल दूंगा दोनों, जो भी मैंने ये आपको दिखा रहा था मैं, ये दोनों पीडीएफ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखिए संविधान की प्रमुख विशेषता, जैसा कि नाम से है पता लग रहा है कि भाई ये विशेषता के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। देखिए आपको पता है जैसा कि 1949 में हमारा संविधान को अपनाया गया था, और 1949 में जो संविधान अपनाया गया उसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, लेकिन जो सबसे मेन महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसे आप कई जगह देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन था। याद है आप लोगों को 42वां संविधान संशोधन? जी, मिनी संविधान 1976 जी का हाँ, है। 1976 का है, और जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक चीज और है, एक आपने केस और पढ़ा होगा, केशवानंद भारती मामला। जी। ठीक है, जो कि 1973 का मामला है। और ये मामला क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद जो 368 है, जिसके तहत सारा संशोधन होता है, ठीक है, उसको संवैधानिक शक्ति या संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं है। मतलब कोई भी उसके ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। तो अब ये मामला क्या है, तो देखिए मामले के बारे में बताते हैं। केशवानंद भारती मामला, देखिए 24, 25, 26 और 29वें संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई थी। अब गोलकनाथ का भी मामला आएगा, लेकिन वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गोलकनाथ मामले का निर्णय क्या था, उसमें 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, और इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी, मतलब बड़े बेंच की, जिसमें 13 न्यायाधीश आए थे केशवानंद मामले में। और जहां प्रख्यात कानूनीवाद नाना पालकीवाला, फली नरीमन, सोली सोरोबजी आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया था। चर्चा में क्यों था? 47 वर्ष के जो केशवानंद भारती जी थे, जिनका केरल राज्य के खिलाफ केस चल रहा था, 24 अप्रैल 1973 को वो संविधान की आधारभूत संरचना के ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में दिया गया था। इसमें मुख्य बिंदु क्या थे आपके? जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ थी, जो कि 7-6 के बहुमत से निर्णय लिया था। मतलब 7 तो न्यायाधीश एक तरफ और 6 न्यायाधीश एक तरफ थे इसमें। और इसमें संविधान की आधारभूत संरचना जो है वो अनुलंघनीय बताई गई। मतलब ये बताया गया कि भाई उसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और एक संविधान के सिद्धांत के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई। अब देखिए संविधान की आधारभूत संरचना वही चीज है कि भाई इसके बदलाव, इसके स्ट्रक्चर को कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है, या इसमें नकारात्मक बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। अब ये केरल के शंकराचार्य जी का जो मामला है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य जी थे जो कि उत्तरी केरल के उत्तरी जिला में कासरगोड नाम की जगह पे है। पश्चिम में समुद्र और पूर्व में कर्नाटक से घिरे हुए इलाके का सदियों पुराना एक सेव मठ है, और जो कि एडरनीर में स्थित है। और यह मठ 9वीं शताब्दी के महान संत अद्वैत वेदांत और दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा था। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्यों में से एक तोतकचार्य, जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ था।
यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली सम्राट भागवत परंपरा को मानता है। इस मठ का इतिहास 1200 साल पुराना माना जाता है और यही कारण है कि केरल और कर्नाटक में इसका काफी सम्मान है। शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया गया। ऐसे में स्वामी केशवानंद भारती, जो कि केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते थे, ठीक है, उन्हें महज 19 साल की अवस्था में ही संन्यास ले लिया था उन्होंने, जिसे कुछ ही साल बाद अपने गुरु के निधन की वजह से एडरनीर मठ के मुखिया बन गए। 19 साल में देखिए, वो कुछ साल बाद ही मतलब एडरनीर के वो मुखिया बन गए और 20 से कुछ ही ज्यादा की उम्र में ये जिम्मा उठाने वाले स्वामी जी पिछले 57 सालों से इस पद पर मौजूद है। हालांकि उन्होंने सम्मान में श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पंत गलावारू के लंबे संबोधन से भी बुलाया जाता है। सबके नाम को एक साथ जोड़ के बताया गया है। मेन क्या है वो चीज देखिए, उनकी परेशानी क्या थी। या मठ, उस मठ के थ्रू कई स्कूल चल रहे थे और कॉलेज चल रहे थे, और उनकी परेशानी क्या थी या केस कैसे चला। तो देखिए, यह मठ 8 सालों से कई तरह के यह मठ कई सालों से कई तरह के व्यवसायों को भी संचालित करता था। 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। मेन मामला अब आया है। यह वही दौर था जब EMS नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए प्रयास कर रही थी और समाज से आर्थिक गैर बराबरी कम करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर क्या किया, जमींदारों को, ठीक है, जमींदारों को और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की जमीन अधिग्रहित कर ली। ठीक है, जो जमीन वहां की थी वो उन्होंने कब्जे में ले लिया और इसमें एडरनीर मठ की संपत्ति भी चपेट में आ गई। और जब मठ की सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार की हो चुकी थी, तो ऐसे में क्या किया, एडरनीर मठ के युवा जो थे स्वामी केशवानंद भारती, उन्होंने इसके लिए सरकार को चुनौती दे दी। तो ये था आपका केशवानंद भारती का मामला। मेन जमीन से था, जिस मठ में रहते थे उसे क्या किया, हड़प लिया गया था। ठीक है, और हड़पने के बाद जब काफी एकड़ की जो जमीन थी उसे हड़पने के बाद उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ केशवानंद भारती जी ने अदालत में उसे चुनौती दी थी। अब देखिए, हम संविधान की विशेषता पढ़ते, जो ये बीच में आता है क्या संविधान की विशेषता। देखिए, सबसे पहले तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, कैसे है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। नम्यता मतलब यानी कि लचीलापन, अनम्यता मतलब लचीला नहीं, मतलब कठोर। एकात्मकता की ओर झुकाव है। सरकार का इसमें संसदीय रूप है। संसदीय संप्रभुता है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है और मौलिक अधिकार है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी बताया गया है। मौलिक कर्तव्य भी है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, मतलब सबको बराबर वोट करने का अधिकार है। एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता है। एक स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल आजाद है। आपातकालीन के भी प्रावधान है कि अगर कभी इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस समय क्या होगा। और यहाँ पे द्विस्तरीय सरकार पहले चलती थी, लेकिन अब त्रिस्तरीय सरकार है और सहकारी समितियां भी है कुछ। तो सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है ये हमारा? देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि इतने अनुच्छेद, इतने आर्टिकल्स, इतने भाग दे रखे जो कि किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान जो होता है दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। लिखित जैसे कि अमेरिका का संविधान, अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। 1949 के जो संविधान था उसमें टोटल उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 470, जो 2019 के अकॉर्डिंग बात करें तो 470 अनुच्छेद थे, 25 भाग में ये विभक्त थे और टोटल 12 अनुसूचियां थी इसमें। और कुछ बदलाव हुए थे। देखिए, 1951 में ही, 1951 में क्या हुआ, आपके 20 अनुच्छेद और 1 भाग को हटा दिया, लेकिन उसी समय 95 अनुच्छेद और 4 भाग और 4 अनुसूचियों को जोड़ा भी गया था। और
सबसे बड़ा होने का एक और कारण है, एक तो इसका भौगोलिक कारण, इसका विस्तार, इसकी विविधता। विविधता मतलब विविधता में एकता, काफी लोग अलग अलग प्रकार की जनजातियां या फिर भौगोलिक स्थिति या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। और एक भारत शासन अधिनियम 1935 भी से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान है। अब तो जम्मू कश्मीर का भी है, ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर का भी है। संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व जो है वो ज्यादा है। अब विभिन्न स्रोतों से विहित कैसे है, काफी इसमें स्रोत आते हैं, तो वो कौन कौन से या किन से क्या क्या लिया गया है वो चीज है। जैसे कि 1935 से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो ये है, एक एक चीज है, ये तो आप लोग आपकी बुक्स में भी है, देख लेना। वो सब मैंने चीजें अलग अलग जगह से लिखी है, ढूंढ ढूंढ के, अलग अलग छांट छांट के, ये आपको तो मिल जाएगा। आलोचना भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। एक मिनट, देखिए उधार का संविधान। सोनू जी आप बताइए सर, हम इसे उधार का संविधान क्यों कहते हैं? उधार के संविधान सर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ना अब अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया, पीछे कुछ लिस्ट दिखाई गई थी कि ब्रिटेन से कुछ, अमेरिका से कुछ, किसी से कुछ, कनाडा से कुछ, रूस से कुछ, ठीक है। तो मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हो कि ये एक उधार का संविधान। अच्छा सुबोध जी, आपने 1935 का अधिनियम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा होगा, तो 1935 के अधिनियम से आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज लिया गया, कैसे कह सकते हैं कि ये उसकी कार्बन कॉपी है? उसके तो कई अधिनियम से इसमें ले गए हैं, जैसे कि संघीय एकल प्रणाली था। अच्छा जी। 1935 का मुझे पूरा याद है नहीं। आप बताइए। गजेंद्र जी आप सुन रहे हैं सर? याद नहीं है सर याद। हाँ सर सुन रहा हूँ। आप बताइए सर, कैसे कह सकते हैं 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है ये? सर मेनली क्या था कि उस समय जो 1935 अधिनियम आया था, तो उसको हम लगभग पूरी तरह समझ चुके थे कि भारतीय लोग को मतलब कि हमारे खून में वो बस गया था कि किस तरह शासन चलाना है। आपकी आवाज पर थोड़ी ब्रेक हो रही है गजेंद्र जी। सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू हाँ अब रहता है सही, सर। अब सही है, अब सही अब है। आई आवाज। हाँ सर तो 1935 के अधिनियम से ये हो गया था कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, और हम उस अधिनियम को पूरी तरह समझ चुके थे। हमारे भारतीय लोग उनके शासन व्यवस्था को पूरी तरह अडॉप्ट कर लिए थे। इसलिए उसमें से जैसे संघीय प्रणाली है, प्लस उसका जो लोकसभा या राज्यसभा है, इसका हो गया। और एक लिखित संविधान के लिए भी इसी से प्रेरणा मिली थी कि भी हमारे एक विशेष प्रकार से, तो इस प्रकार उसको कॉपी किया गया है। उसमें से जो 60% लगभग इसी से लिया गया था। बिल्कुल सही है। सोनू सर आप बताएंगे कुछ? सर बस इतना ही पता मुझे भी इसमें, क्योंकि उनका जो 1935 में आया था वो बेस बनाया गया था अपने संविधान का। तो बिल्कुल सही है आप लोगों की बात। तो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो 1935 में एक दस्तावेज जो पेश किया गया था, उसमें भी 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, जो कि मतलब यानी कि भारतीय संविधान में उसमें से कुछ निहित है। और उस अधिनियम की विशेषता ये थी कि एक तो जैसे बताया गया, आप लोगों ने बताया, एक केंद्र की 3 सूचियां, एक संघीय सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची भी बनाई गई थी। पता है ना ये चीज तो आप लोगों को, ठीक है। और एक द्वैध शासन, सॉरी द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरुआत की गई थी, जो कि मतलब वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब काफी चीजें थी। और एक और चीज है इसमें, संघीय लोक सेवा आयोग
जो कि वो भी कंटिन्यू रहा। तो इस टाइप से काफी चीजें हैं। तो जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लगभग 60% जो था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लिया गया था। अब देखिए, गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी कैसे कह सकते हैं आप इसे? ये आलोचना कर रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो गैर भारतीय वाला है या भारतीयता विरोधी है? कोई बता सकता है कैसे हो सकता है भाई ये चीज भारतीयता विरोधी कैसे बता दिया? सर ऐसा तो नहीं है कि 1935 को हमने बेस बनाया उसकी वजह से हो रहा है ये? क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 3 वे रखे गए, 3 अध्यक्ष में थे, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। उन्होंने जो भी किया था उन्होंने किया था, उसकी वजह से। देखिए वो भी है, लेकिन एक्चुअल जो कारण है ना, जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो विदेशी है। अच्छा। मेन है जो प्रकृति है विदेशी है, और उसी विदेशी के कारण इसे गैर भारतीय का दर्जा दिया गया या भारतीयता विरोधी बताया जाता है। ठीक है, ठीक है। मेन यही कारण था आपका। गांधीवाद से दूर संविधान बताया जा रहा है, कैसे कह सकते हैं गांधीवाद से दूर है भाई? क्योंकि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना कोई महत्व नहीं दिया था, मतलब भाग ही नहीं लिया था। जी जी, तीनों तो उसमें कोई भाग नहीं था। उनके परिकल्पनाओं से मतलब हमेशा दूर रहा है। और जितने भी सदस्य थे तो उनमें क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। यही चीज है कि गांधी जी ने लगभग संविधान सभा की जो भी बैठक हुई या जो भी कुछ हुआ उनमें कभी हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, और जो अंबेडकर जी का जो भी और इसी कारण अंबेडकर जी ने भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। ये चीज और याद रखिए कि अंबेडकर जी ने भी इसी कारण गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, या कई आंदोलन जो चल रहे थे जिसमें भागीदारी अंबेडकर जी की होनी चाहिए थी, लेकिन वो इसी कारण नहीं गए क्योंकि ये कभी भी अंबेडकर जी का साथ इन्होंने नहीं दिया। और आपको पता है अंबेडकर जी को ही एक संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो गांधीवाद से ये दूर संविधान है। अब बताइए, महाकाय आकार है, क्या ये बात सही है? पहले तो ये बताइए, महाकाय आकार है, क्या ये बात सही है? ना बताइए। सर, है ना सर। पूरा वर्ल्ड के जितने भी संविधान है, सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लिखित संविधान है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश का संविधान नहीं है, इसलिए बिल्कुल महाकाय है ये। बिल्कुल इसका आकार सही जो है, है बहुत लंबा है, बड़ा है और विशाल प्लस जटिल भी है। समझना मतलब आप लोग संविधान उठा के देखोगे जी जी। तो उसे उसकी लैंग्वेज को समझना इतना टफ है, केवल वकील ही समझ सकते हैं। इसीलिए उसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और दूसरी बात है, वकीलों का स्वर्ग कहे जाने का मतलब ये है कि संविधान के निर्माण में जितने भी लोग उसमें शामिल थे वो किसी न किसी राज्य में वकालत करते ही थे। बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल हाँ। सही बात है ये। उसी कारण वकालत करते थे और इसीलिए मतलब इनके जो लगभग थे, इसी कारण से वकीलों का इसे स्वर्ग कहा जाता था। सोनू सर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, बस इतना ही पता मुझे भी, ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में इतनी बेसिक बस नॉलेज है। मेन चीज है जो संविधान के फीचर्स की बात आती है तो संविधान की विशेषता क्या है? तो विशेषता हम्म। एक तो ये तो हमारी आलोचना हो गई। आलोचना आपको मेरे हिसाब से तो क्लियर पता लग गया होगा कि आलोचना क्या क्या है। ठीक है, हम्म। बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक उधार का है, 35 की कॉपी है, गैर भारतीय है, गांधीवाद से दूर है, महाकाय है। ठीक है, और एक चीज आपका जो विशेषता है उसके भी पॉइंट से ही आपको वो पता लग जा रहा है कि क्या है विशेषता में। लंबा हो गया, विभिन्न स्रोतों से, ये मतलब याद करने की खैर कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये एक, जी मेन में आ सकता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल आ जिसमें सकता है भाई जी, का? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और पॉलिटी का ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है और मैं इसी के साथ आप लोगों से ना कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि संविधान से ही रिलेटेड है। जी ठीक जी। है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, आप जी लोग आंसर बताना। जस्ट मिनट, मुझे स्कैन करना पड़ेगा फोन से उसे।
दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, जी जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानोत्तर और विधितर संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। आंसर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 1 2 3 3 4 4। और ये क्वेश्चन 1995 में आया हुआ है। ये भारत के इसका मीनिंग मतलब यही है ना कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिन्होंने संविधान के निर्माण में सहायता करी, कुछ ऐसा है क्या ये? हेलो धर्मेंद्र जी। हाँ सर। इसका मीनिंग यही है ना कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिन्होंने संविधान निर्माण में सहयोग किया, ऐसा कुछ है क्या इसका मीनिंग? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये है राज्यों और अति केंद्र के बीच जो समन्वय स्थापित करता है, जी हाँ, वो कौन सी संस्थाएं कौन सी हैं? संस्था है? कौन सी संस्था है जिन्होंने भारत और राज्यों के बीच सहयोग स्थापित किया? सर बी नंबर 1 2 3। बी नंबर? जी सर। आप बताइए सोनू जी। सर मेरे हिसाब से तो डी है, केवल 4। डी है। और गजेंद्र सर का भी आंसर आया है। 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को ना आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे देख के मुझे बताते रहिए। जी 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 ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें ना सही नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भेज दो। इस पेज के हमें 8 क्वेश्चन है, वो 8 जी के 8 पूरा करना है पहले तो। ठीक है ठीक है। सेंड कर दिया मैंने। तो आप लोगों ने बताया डी, डी, और एक सुबोध जी ने बताया बी। जी और इसका देखिए, आपने डी बताया केवल 4। सबसे पहले तो इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल कैसे मदद करेगा? बाहर का हो गया तो राज्यों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करेगा? ये चीज तो वही गलत हो गई। अंतर्राज्य परिषद। हाँ, अंतरराज्यीय का मतलब, अच्छा अंतरराज्यीय है, सही अंतर्राज्य है सही, ना, ठीक है। राज्य के अंदर। नहीं नहीं, मैंने अंतरराष्ट्रीय सोचा। तो अंतरराज्यीय तो फिर होना चाहिए भाई। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आंसर सोच रहा हूँ, मैं बताऊं अब अपना। जी। आंचलिक परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, राज्यों के बीच क्योंकि सहयोग। इसमें दूसरा और तीसरा तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगे, इसीलिए चौथा मेरे हिसाब से ठीक था। चौथे का ऑप्शन किसी में के अंदर नहीं है, पहला और चौथे पे उम्मीद थी, इसलिए मैंने चौथा बोला है। इसका आंसर मेरा जो आ रहा है, मेरा भी मतलब है नहीं कि चौथा ही आना चाहिए। ठीक है, जो विकल्प इसने दे रखा है उसके हिसाब से। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद भी करती है। हाँ बिल्कुल करती है। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो 2 ऑप्शन पहला चौथा तो कहीं दिया नहीं है। हाँ इसीलिए इसमें से यही और राज्यपाल चौथे भी पे कह गया। सकते हैं। देखिए सोनू जी, मेरे हिसाब से राज्यपाल भी तो हो सकता है भाई, वो राज्य को नहीं नहीं, देखता है। राज्यपाल सम्मेलन है ना, ये कुछ इस तरीके का कोई सम्मेलन टाइप की हाँ, कोई तो कोई चीज तो चली नहीं। देखिए, तो राज्यपाल कोई सम्मेलन करवा रहा है, कोई सभा करवा रहा है, तो वो आपसी सहयोग के लिए तो करवा रहा है। ये भी हो सकता है। 1 2 4 होना चाहिए मेरे को, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। जी 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 चलो देखते चलो हैं। देखते हैं आंसर आंसर। है इसका बी, अच्छा अंतरराष्ट्रीय। हाँ, बी दे रखा है इसने। बी मतलब 1 2 3। ये क्या रीजन दिया है? दिया है इसने, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में होने के कारण यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अतः विकल्प बी आपका सही है, जो कि तीनों आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।